हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसका जो टॉपिक है वो है मेक मनी ऑर्गेनिक्स। एक्चुअली क्या है, मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट आए थे अभी 2-3 दिन पहले। तो आप लोगों की मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिएगा, आज मेक मनी ऑर्गेनिक्स की कॉन्फ्रेंस कॉल थी और उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ही इस शेयर की दब के पिटाई हो रही है और उसके बाद इसका पूरा का पूरा सेंटीमेंट खराब है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में वो इस बार भी बिल्कुल लास्ट तक कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा गया, जिसके संदर्भ में, जिसके रेफरेंस में मैंने कुछ वीडियोस भी डाली थी, जिसको आप देख सकते हैं कि मैंने 3 वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो वहां पर भी आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में और उसके बाद जो मीडिया के अंदर मेक मनी की मैनेजमेंट आई थी तो क्या स्टोरी निकली थी, और उसके बाद जो ये शेयर करीबन 75-80 रुपए के आसपास चलता था, उसके बाद इसकी पिटाई हो रही है और इसके बाद ये देखिए अभी 42-43 रुपीज तक के भी लेवल इसने टच किए। तो एक तो जो भी मैं बात करूंगा उसको मैं स्पेशली 2 पार्ट में बांट रहा हूं। तो पहला पार्ट जो है वो मैं मेक मनी से संबंधित कुछ बातें जो पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में भी थी, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में भी आई, मैंने क्या पूछा उससे संबंधित बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा। दूसरी बात जो है वो मैं बात करूंगा रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि मैं बीच में उस पॉइंट को, रिजल्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको मैं कंसिडर करूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं कुछ चीज आपको समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत सारी बात समझ में आएगी। तो मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं उस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात कर रहा हूं। मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर कंपनी की एक बैलेंस शीट है, एक पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट है। मान लीजिएगा ये बिजनेस आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया गया और 10 साल पहले बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की थी। कंपनी की जो इक्विटी थी, यानी कि जो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, वो मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीज थी, यानी कि 100 करोड़ रुपए थी। रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन करोड़। और उसके पास जो असेट्स थी वो भी 100 करोड़ की थी। क्लियर है बात? अगर मान लीजिएगा बिजनेस है 100 करोड़ का, असेट्स भी 100 करोड़ की है। आफ्टर 10 इयर्स इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि 10 साल बिजनेस करेंगे तो नेचुरली इंप्रूव करेगी, बिजनेस मॉडल उसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा जो शुरू में काम कर रहे थे तो तब तो आपको शेप भी नहीं होगी बिजनेस की, तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो किया होगा मैनेजमेंट उसको बढ़ाएगी। अब मान लीजिएगा यहां पर 57% जो पैसा है, 57% पैसा मान लीजिएगा प्रमोटर्स ने लगाया, 25% पैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी, आप समझ लीजिएगा वर्ल्ड बैंक ने लगा दिया, आईएफसी ने लगा दिया, मान लीजिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ या आईएफसी, तो उन्होंने ये पैसा यहां पे लगा दिया, मान लीजिएगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी पैसा हम रिटेल इन्वेस्टर के पास रह गया। तो मान लीजिएगा हम रिटेलर की बात करें तो कितना पैसा रह गया रिटेलर के पास? 18%। मान लीजिएगा हम लोगों ने ये मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, 57% प्रमोटर ने डाला, 25% एक वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन ने डाला और 18% किसने डाला? 18% किसने डाला? 18% डाला हम लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने। 10 साल बाद मान लीजिएगा इसकी इक्विटी तो 100 की 100 थी और रिजर्व्स यानी कि जब बिजनेस बना तो प्रॉफिट इकट्ठे हो गए 400 करोड़ के, और असेट्स भी हो गई 500 करोड़ की। बेटा देखिएगा, लॉन्ग टर्म में ऐसा ही पैसा बनता है। अगर आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं वो, आप मेरी बात को समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में ऐसा ही पैसा बनता है। ये होल्डिंग अभी भी हमारी सेम है, अभी भी सेम है, मानते हैं कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बिजनेस नहीं हुआ। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब ध्यान से समझनी है मेरी बात, क्योंकि ये मेक मनी से रिलेटेड एग्जांपल है। क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियोस है उसमें अकाउंटिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, आप में से कुछ लोगों के आज भी डाउट थे, और इसको क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस तरीके की नेगेटिविटी रहेगी मार्केट में तो शेयर नहीं चलने वाला। और सीधी बात क्या है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो उस शेयर्स को ले लेंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे शेयर्स को छोड़ के चले जाएंगे। और जब ये शेयर आगे बढ़ेगा ना कभी फ्यूचर में, तो फिर आप बड़ा पछताएंगे। तो मैं इसलिए आपकी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक डिस्क्लोजर के रूप में बात बता दूं कि मेरा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
मेरे को 1 रुपए का कोई उनसे मैं प्रॉफिट नहीं लेता हूं। कभी आप सोचते हो कि यार सर मेक मनी, हाँ मैं एक इन्वेस्टर हूं, इसलिए मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है उस कंपनी में, क्योंकि अगर कंपनी के शेयर्स की जो परफॉर्मेंस होगी उससे जो मेरी नेट वेल्थ है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए ये मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। या मेरे फैमिली मेंबर्स है उनकी भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है, तो ये तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इसके अलावा किसी तरीके की मेरी मैनेजमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उनके सीएफओ से कभी कभी मुझे जो डाउट्स होते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में, मैं उनसे क्लियर कर लेता हूं। आज भी मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में उनसे कुछ सवाल किए थे, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेस 100 करोड़ का था 5-10 साल के अंदर वो 500 करोड़ रुपए का हो जाए? क्वाइट पॉसिबल। आप भी देखिएगा, अगर आपने कोई 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली होगी, मान लीजिएगा 5 लाख रुपए की, तो 25 लाख की हो गई होगी। इसी तरीके से कंपनी तो बिजनेस कर रही है, माल भी बेच रही है और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो कंपनीज में भी इस तरीके की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्वाभाविक है। तो आप मान के चलते हैं इस बात को, आप मान के चलते हैं इस बात को, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस में ग्रोथ आती है। आप इसीलिए मैं और आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब हुआ क्या, मान लीजिएगा 10 साल बाद हम इसके 25% की वैल्यू कैलकुलेट करें। इसने व्यक्ति ने जब इसमें पैसा लगाया था, मान लीजिएगा आईएफसी ने, उसने 25 रुपए डाले थे। कितने रुपए डाले थे? 25 रुपए डाले थे, यानी कि 25 करोड़ रुपए उसने डाला था। अगर आज आप इसको एग्जिट दोगे, अगर मान लो कंपनी अपने शेयर की बायबैक करे, अगर कंपनी अपने शेयर की बायबैक करे, तो उसको 25 रुपए के बदले में कितने रुपए देगी? क्योंकि 500 का बिजनेस है, तो 500 का 25% 125, राइट? यानी कि जिस आदमी ने 25 करोड़ रुपए लगाए थे, वो आदमी 125 करोड़ रुपए लेके जाएगा, अगर आज उसकी आप इक्विटी बायबैक करते हैं तो। बात समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर आप उसकी इक्विटी बायबैक करते हैं तो कितने रुपए जाएंगे? 25 करोड़ लगाए थे, 5-10 साल बिजनेस किया, 125 करोड़ रुपए लेके चला गया। अब इस सीन के अंदर देखिएगा, अगर कंपनी इस इक्विटी को बायबैक कर लेगी तो उसके बाद बैलेंस शीट क्या होगी? अब ये देखिएगा, ये 500 और इधर भी 500 करोड़। अगर मान लीजिएगा इस 125 करोड़ रुपए को कंपनी पे करेगी, 125 करोड़ को पे करेगी, तो क्या होगा? 125 करोड़ की असेट्स कम हो जाएंगी, 125 करोड़ की प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बचेगी 375 करोड़ की और 375 करोड़ की, राइट? आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और इस कंपनी ने आईएफसी के शेयर होल्डर से कहा कि तुम अपने पैसे ले जाओ जो मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से, और उसने मार्केट वैल्यू दे दी। अब इसमें कंपनी का नुकसान क्या हुआ? कंपनी का नुकसान यह हुआ कि 125 करोड़ रुपए कंपनी के पास से चले गए। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा यह हुआ कि कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई। अब इसके बाद अगर आप इसके बाद अगर आप ये शेयर होल्डिंग देखें, तो ये शेयर होल्डिंग क्या होगी? ये प्रमोटर के पास थी, ये हमारे पास थी, ये प्रमोटर के पास थी और ये हमारे पास थी। तो अगर हम इस बायबैक के बाद देखें तो होल्डिंग इसकी भी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जो शेयर कैपिटल होगी वो 57:18 की रेशियो में दोनों की बढ़ जाएगी, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा भी बढ़ जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा भी बढ़ जाएगा, और किसका भी हिस्सा बढ़ जाएगा? जो प्रमोटर है उसका भी हिस्सा बढ़ जाएगा। सीधी सी बात ये। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इस ट्रांजैक्शन को आप देखें एज ए शेयर होल्डर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा, देखिएगा मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने 125 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए और हमारा को कोई फायदा हुआ नहीं। ये सिमिलर केस हुआ है मेक मनी फाइन कैम के अंदर। मेक मनी फाइन कैम के अंदर आईएफसी ने पैसे डाले थे 50 करोड़। 2007-8 की बात है जब मेक मनी फाइन कैम स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर जो भी फाइन कैम के अंदर जो पैसा डाला गया था, जो भी पैसा डाला गया था, वो पैसा 4 गुना कीमत पर मेक मनी फाइन कैम ने अपने शेयर की बायबैक कर ली। यानी कि उसके बदले में करीबन 210-220 करोड़ रुपए, वो एग्जैक्ट अमाउंट आप देख लीजिएगा क्या है, 210-220 करोड़ रुपए उसको वापस कर दिए। 210-220 करोड़ मेक मनी फाइन कैम ने, जो सब्सिडरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मेक मनी फाइन कैम, जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने वो शेयर्स वापस कर दिए। अब वो शेयर वापस करने से हुआ क्या?
वापस करने से क्या हुआ, मेग मनी फाइन कैम की बैलेंस शीट में जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कम हो गई। अब मेग मनी फाइन कैम के पास वो पैसा था नहीं, मेग मनी फाइन कैम ने वो पैसा उधार लिया मेग मनी ऑर्गेनिक से, जिस पर वो 8% के रेट से डिविडेंड पे कर रही है, जो इस डील का मेन हिस्सा है। क्लियर है बात? जो इस डील का मेन हिस्सा है कि जो हिस्सा कम हो गया, जो आपके पास जो हिस्सा था वो 25% आपने वहां से हटा दिया, तो जो आउटफ्लो हुआ है आज की डेट में वो ऐसा लग रहा है कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स की बैलेंस शीट से वो 210 करोड़ रुपए चले गए। क्लियर है बात? दूसरी बात क्या है कि जब वो 210 करोड़ रुपए गए मेग मनी फाइन कैम की से, तो वो पैसा आपने उधार दे दिया मेग मनी फाइन कैम को, तो अल्टीमेटली पैसा कहां से गया, मेग मनी ऑर्गेनिक्स की बैलेंस शीट से 210 करोड़ रुपए। तो ये एक तरीके से एक लोन ट्रांजैक्शन है जो मेग मनी फाइन कैम ने अपने शेयर्स को बाय बैक करने के लिए ली, राइट। अब दूसरा मुद्दा ये है कि जब वो होल्डिंग बढ़नी चाहिए थी तो दोनों लोगों की होल्डिंग बढ़नी चाहिए थी, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, यानी कि मेग मनी लिमिटेड मेग मनी फाइन कैम के अंदर होल्डर है, उसका हिस्सा बढ़ना चाहिए था, और दूसरा किसका हिस्सा बढ़ना चाहिए था, जो दूसरे प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए था। जो दूसरे जो है तो वो अल्टीमेटली क्या है, मेग मनी फाइन कैम के केस में प्रमोटर कौन है, मेग मनी ऑर्गेनिक्स, क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो वो 57% होल्ड कर रही है, और बाकी जो थे वो कौन ले रहे थे, प्रमोटर्स ले रहे थे। बाकी जो हिस्सा है वो कौन ले रहे थे, प्रमोटर्स ले रहे थे। तो वास्तव में कंपनी ने 125 रुपए पे उसका बायबैक किया है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लगती। वास्तव में ये एक बायबैक ट्रांजैक्शन है। वास्तव में आप मेरी जो पिछली जो 3 वीडियोस है उनमें मैंने ज्यादा डिटेल से बात की है, इसको मैंने लेमैन भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में ये एक बायबैक ट्रांजैक्शन है जो मेग मनी एग्रोकेमिकल्स के माध्यम से अपनी सब्सिडरी के माध्यम से उस कंपनी ने की है, और उसके बाद वो जो शेयर्स कैंसिल हो गए उसके बाद जो परसेंटेज आई, तो उसके बाद एक 200 कुछ करोड़ की ट्रांजैक्शन और है जो कंपनी ने मेग मनी ऑर्गेनिक्स ने लोन के रूप में दिया। तो जो उसने पैसा दिया था लोन के रूप में वो वापस आ गया। तो मैं ये बात पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर जो है वो डर क्या लगता है, जब कभी कोई कंपनी बायबैक करेगी, मान लीजिए मैं रिलायंस के अंदर ही 10% का शेयर होल्डर हूं और 45% मान लीजिएगा मुकेश अंबानी है और बाकी 45% पब्लिक के पास है। अब ये बताइए कि अगर 10 साल पहले मैंने पैसे लगाए थे, रिलायंस का शेयर मान लो 200 रुपए था, अब रिलायंस का शेयर 1000 रुपए है, तो वो मुझे 5 गुना पैसे देके मेरे शेयर बायबैक कर ले, तो अल्टीमेटली आप लोगों को कैसा लगा, यार कंपनी अपनी बैलेंस शीट से कैश भी पे कर दिया, ठीक है, हमारे को कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन है। इसको डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरी 3 वीडियोस में पहले डाली थी 2-3 महीने पहले, उनको देखिए, आपको बात समझ में आएगी। अब दूसरी बात क्या थी, अब रिजल्ट पर मैं आता हूं कि जो अभी जो रिजल्ट हुआ उसमें क्या सीन था। तो देखिएगा जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें मैंने जो सवाल पूछा था, वो सवाल पूछा था इंड एस 33 के ऊपर कि जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, यानी कि जो ईपीएस आएगी आगे, वो आपने रिपोर्ट की या नहीं की। तो वो देखिएगा उन्होंने नहीं रिपोर्ट कर रखी थी, वो मुझे पता था पहले से ही। तो मैंने एक सवाल पूछा कि भाई आपने इंड एस 33 के अकॉर्डिंगली ईपीएस रिपोर्ट करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, तो या आपने पुराने तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि अगर सर्कमस्टांसेस फ्यूचर के आज आपको लगता है कि वो क्लियर हो जाए, तो वहां पे कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि वो पुराना ही लगा दे या उसको डाइल्यूटेड को बदल दे। तो कंपनी ने डाइल्यूटेड नहीं ली, तो वो सवाल मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो इंड एस 33 या जो भी इंड एस है एप्लीकेबल्स उनके अकॉर्डिंगली हो रही है। पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बदल गए, अभी जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो थोड़े अच्छे तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा है, जिनको हम इंड एस कहते हैं, जो वास्तव में IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है जो यूरोप के अंदर लगते हैं, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको भी हमने इंडिया में लगाया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अकाउंटिंग की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। तो अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, और स्पेशली जो हमारा CA इंस्टीट्यूट है उसने इसके लिए तो काफी जो है प्रयास किए भी थे शुरू से। तो ये जो अकाउंटिंग इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है वो इसको फॉलो कर रही है। जो छोटी कंपनी है 250 करोड़ से कम की नेटवर्थ वाली कंपनी है उनके ऊपर अभी भी ये सप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो बात थी मेरी इससे रिलेटेड। दूसरी बात थी कॉन्फ्रेंस कॉल में जो सवाल पूछा था, तो ईपीएस वाला सवाल पूछा था, तो जो है वहां पर जो चहल साहब थे, चहल साहब ने उसका कॉन्फ्रेंस कॉल में जवाब दिया कि नहीं, हमने उसको अभी कंसिडर नहीं किया है मर्जर को, उसके बगैर ही हमने ईपीएस। तो मैं आपको बताऊं ईपीएस थोड़ी घट के आएगी, और मेरा अंदाजा वो मैंने कैलकुलेट करके देखा तो करीबन 2 रुपए के आसपास आएगी, जो कि कंपनी ने रिपोर्ट की है 2.61। तो हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो हमें 2 रुपए 61 पैसे ईपीएस नहीं देखनी चाहिए, हमारे लिए 2 रुपए ही है, क्योंकि वो डाइल्यूट होगी, और जैसे ही एनसीएलटी की परमिशन मिलेगी वो कम हो जाएगी। तो यहां पर जो है हमारी ईपीएस जो है वो कम होके आएगी।
अब देखने वाली बात जो है वो क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, कैपेक्स कर रही है, कैपेक्स कर रही है मेगमनी फाइन केम के अंदर। वास्तव में वो बेसिक केमिकल बिजनेस है, वो एक साइक्लिकल बिजनेस है। साइक्लिकल बिजनेस का मतलब है कि कमोडिटी बिजनेस है, कि प्राइसेस जब कमोडिटी के ज्यादा हो जाते हैं तो एकदम कंपनी को प्रॉफिट आ जाता है, और जब वो प्राइसेस कम होते हैं तो कंपनी एकदम लॉस में चली जाती है। तो कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि मैंने 57% ही जो है होल्डिंग इस कंपनी के अंदर रखनी है, 57% होल्डिंग ही हमने रखनी है। तो सीधी सी बात यह कि अगर वो फाइन केम में 57 रखेंगे तो इसका मतलब साइक्लिकल बिजनेस में उतना ही रख रहे हैं। मैं ये इस बदले पे नहीं जा रहा हूँ ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट है वो उनकी पॉलिसी है कि वो किस तरीके से कर रहा है। तो एक्सपेंशन जो है वो फाइन केम के अंदर ही है ज्यादातर, कुछ जो है वो एग्रोकेमिकल्स में भी या पिगमेंट्स बिजनेस के अंदर भी है, लेकिन वो बहुत ही कम है। जो ज्यादा मेजर एक्सपेंशन है वहां पे। तो अगला सवाल मैंने पूछा था कि क्या आप राइट इशू के थ्रू भी ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। राइट इशू का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं उन्हीं को सस्ते में शेयर देकर उन्हीं को मालिक बना रहने दिया जाए, बजाय कि किसी दूसरे लोग को, बजाय के लोन लेने के। तो ऐसे केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो हमारी जो होल्डिंग होगी सेम परसेंटेज में रहेगी, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट में वो डेप्ट ना आके तो कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि हो सकता है कि मैनेजमेंट इस पॉइंट को भी कंसिडर करेगी। उसके बाद जो सवाल था वो बाकी जो क्वेश्चन थे वो सारे सबने पिछली बार की तरह ही कॉन्फ्रेंस कॉल में वही सवाल किए। इस तरीके की जो नेगेटिविटी है वो वास्तव में हम लोगों को ही नुकसान दे रही है, हम लोगों को पता नहीं। हम क्लैरिटी करने के चक्कर में हमें देखिएगा रिपोर्ट, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, किसी और से सलाह लीजिए, वास्तव में हम इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाएंगे, होगा क्या, हमारा शेयर प्राइस टूटेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट क्या है खाली वैल्यूएशंस पे नहीं चलती, कभी कभी सेंटीमेंट पे भी चलती है। तो जो सेंटीमेंट्स होते हैं उनको हम खुद ही खराब कर रहे हैं। पहले स्मॉल और मिड कैप के बारे में सेंटीमेंट खराब है, तो यहां पर अगर यहां पे मुझे मिलेगा, अगर मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी तो हो सकता है कि जो शेयर्स मैंने ऊपर बेचे मैं उनको दोबारा से लेने की कोशिश करूंगा यहां पर, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी नजर आ रही है, हमें मेगमनी से भी अच्छी नजर आ रही है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं यहां पे डाल दूं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे, जैसे रेन का शेयर मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा वो देख रहा था कि थिरुमलाई क्या नाम है, आईजी पेट्रो है, उनके शेयर प्राइस काफी नीचे हैं। जेके टायर को भी मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आईडीएफसी बैंक है उसको भी मैं देख रहा हूं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ट्राइडेंट जो है वो मेरी नजर में है। तो कुछ शेयर्स ऐसे जो वास्तव में और भी अच्छी वैल्यूएशंस पर हो सकते हैं, लेकिन अब इनके एक्सपेंशन से जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमिटमेंट लगी है तो ये घबराना नहीं है। मैंने आपको फिर भी बोला था कि शेयर्स ना पिछली वीडियो में भी लंबे समय के लिए हमने रखे हुए हैं। तो अभी जो वर्किंग्स है कंपनी की वो अच्छी चल रही है। मेरी और जो जानने वाले लोग हैं जो मेगमनी के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं कि वर्किंग्स कैसी, उनसे भी मेरी बातचीत होती, तो बता रहे थे कि वो मैनेजमेंट के लोग नहीं है, वो अलग लोग हैं। कुछ लोग ऐसे जो गुजरात में ही रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में, या और मतलब मेरी भी होल्डिंग कुछ नहीं है उनके सामने, उनकी इतनी बड़ी होल्डिंग है, तो उनसे भी मेरी बातचीत होती है। तो वो लोग मैनेजमेंट के डायरेक्टली टच में रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वर्किंग के फ्रंट पे कुछ नहीं है। हाँ, ये एक इशू है। अब उसी इशू को अगर हम खींचते जाएंगे, रोज खींचते जाएंगे, हमारे बच्चे ने कभी गलती कर दी, मान लीजिएगा आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो आप उस गलती के लिए उसको एक बार डांटोगे, 2 बार डांटोगे, आगे से गलती ना करे ये करोगे। ये तो नहीं है ना रोज ले जाके भाई से चौराहे पे खड़ा करोगे, देखो मेरा बच्चा है गलती करता है, सारे पड़ोसियों को रोज बुला के बताते रहोगे मेरा लड़का है गलती करता है। ऐसा नहीं होता है। अब उससे क्या होगा, आपके बच्चे की इमेज खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होना है। वो उसके तो सिंपल सी बात ये है कि चीजें होती हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि वो मैनेजमेंट दूध की धुली है या बिल्कुल सही किया उसने, मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा। पर बात यह है कि हम इन्वेस्टर खुद इस तरीके की नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं, उसमें हमारे तो नुकसान और हमारे पैसे लगे वो हम ही तो उसमें नुकसान होगा। तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होता है। हाँ, हमें एनालिसिस करना चाहिए। मैं आपके सामने खुल के बोलता हूं कि भाई हाँ ठीक है, जो भी सर्कमस्टांस है वो, तो अब उसको और पीटोगे क्या होगा, आपका नुकसान होना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे खास बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 40-42 रुपए उस दिन शेयर आया था ना, उसको तोड़ा गया था, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने शेयर बेच दिए होंगे, और कुछ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, जो कंपनी की वर्किंग्स के बारे में जानते हैं ना, उन्होंने शेयर उठा लिया होगा। अब देखो उसी के बाद रिजल्ट वाले दिन 15%, मतलब अगर आप 7 दिन के अंदर देखें तो 42-41 पे शेयर आया और वो 55-56 भी हो गया। अब इसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे ना तो करीबन 30-40% होता है। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो वैल्यू देखकर खरीद लेते हैं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। और हम रिटेल लोग क्या करेंगे, अरे यार तो रोज गिर रहा है इसको बेच के। आप अपना दिमाग लगाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, खुद विचार करिए, खुद वैल्यूएशंस लगाइए, खुद बारे में पढ़िए, जानिए, और फिर जो भी कोई आइडिया होता है उसके बारे में निवेशित रहिए। मुझे भी
देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे पास ज्यादा शेयर्स थे, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे और जगह वैल्यूएशंस मिली, मैंने थोड़ा शेयर बेच दिए, राइट। लेकिन ये तो नहीं है मैं रोज ही ये कहता हूं भाई ये कंपनी ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, बेकार कंपनी निकल गई, कंपनी की मैनेजमेंट चोर है, इसका कुछ हो नहीं सकता। या तो आप उन शेयर्स को बेच के फिर ऐसा बोलो, सीधी सी बात ये है। या सिंपल सी बात ये है कि आपने भैया अपने परिवार के सभी लोगों की बुराई करनी है घर तरफ, तो सीधी बात क्या है, देखिए जी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा फैमिली मेंबर की तरह, मैं तो भैया मेरे फैमिली मेंबर्स की उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैं, आप कह सकते हो कि इमोशनली टच है। इन्वेस्टर को इमोशनली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद इस कंपनी पैसे लगाए थे और मैं अभी भी निवेशित हूं, ये तो है नहीं कि मैं निकल गया हूं, ठीक है। हाँ, अगर हमें लगता है थोड़ा डाउट होता है तो हम अपनी परसेंटेज को कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, मेरी बहुत बड़े इन्वेस्टर से बात होती है, आज भी 2-3 लोगों से बात हुई, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, कहता जी हमने तो बहुत पैसा जो था वो कमाना था 2017 में, हमने तो प्रॉफिट ही बुक नहीं किया, हमारे तो पोर्टफोलियो इतने करोड़ों रुपए बढ़ गए थे, हमने तो करे नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी। देखिए ना, ये उम्मीद सबको थी, स्टॉक मार्केट सबको मौके देती है, लेकिन सब लोगों को ग्रीड भी और फियर दोनों रखती है। जब वो बढ़ रहा होता है ना तो लालच बढ़ता रहता है, भैया नहीं बेचेंगे अभी तो और बढ़ रहा है, दिन में 2-4-5 लाख रुपए ऐसे ही बढ़ जाते हैं पोर्टफोलियो में, राइट। जब बढ़ रहे थे तो ऐसे ही हो रहा था ना, रोज बढ़ जाते थे पैसे, अच्छा लगता था भैया और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो बेच ही नहीं पाते थे। वो बढ़ने के बाद गिरता था, बेच ही नहीं पाते थे। अरे कल तो 300 रुपए की चीज थी, आज 260 में कैसे बेच दें, अब वो 260 से 200 रुपए हो गए, अरे नहीं नहीं फिर बढ़ जाएगा। तो ये एक सेंटीमेंट है हमारे साथ। तो वास्तव में जो वैल्यूएशन है, मार्केट अपना काम करेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है, अच्छे शेयर्स आप लेके बैठे हो, तो आपको अच्छी रिटर्न आएंगी। अगर आपको कभी भी लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई, आप इतने विद्वान है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि भाई वैल्यूएशंस देखिए, बिजनेस के बारे में पढ़िए, थोड़ी नॉलेज लीजिए, उसके हिसाब से ठीक लगता है लेके बैठ जाते हैं, राइट। मैंने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, अब मैं उनको कहूं तो मैंने बहुत प्रॉफिट जो है मिस कर दिए। मैंने 250 रुपए में ग्रेफाइट बेच दिया, 300 रुपए में HEG बेच दिया, 100 रुपए 150 रुपए में लेके, तो मैं कहूं कि अरे यार मैंने तो डबल ही किए पैसे या 2.5 गुना ही किए, मुझे तो 40 की उम्मीद थी। लेकिन अगर वही शेयर मैंने अगर मान लो रखा होता और 4000 में 4800 रुपए में HEG गया और नहीं बेचा होता, आज में कहते हैं HEG 2200 रुपए आ गया। तो ये स्टॉक मार्केट में प्राइस तो ऊपर नीचे होंगे। अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता चल जाए कि टॉप कहां पे होगा, बॉटम कहां पे होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि टॉप पे निकलिए, बॉटम पे खरीदिए, ठीक है जी। टॉप पे बेचिए, बॉटम पे खरीदिए। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हम केवल वैल्यूएशंस पर, और सीधी बात है हम इमोशनली टच होते हैं हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। जब ऊपर जा रही होगी तो हमें लगता है 500 की चीज कल 600 की, 600 की 700 की, अरे मैंने तो 500 पे बेच दी। तो ये रिग्रेट तो मार्केट में हमेशा रहेगा, ये तो आप मान के चलेगा। तो मैं रिजल्ट से ज्यादा जिस पे बात की वो बाकी बातों पे की। अब इसके वर्किंग के ऊपर आते हैं। जिस तरीके के एक्सपेंशन है, मान लो 500 करोड़ की सेल है, 2000 करोड़ पे कंपनी 2100 करोड़ की सेल पे पहुंच गई है अगले साल, तो आप समझ रहे हैं 2100 करोड़ की सेल हो गई है। अगर आप ईपीएस भी देखेंगे, मैं डाइल्यूटेड वाली लगा रहा हूं, तो 8 रुपए की ईपीएस, 9 रुपए की ईपीएस आएगी अगले साल में। किसके बाद? एनसीएलटी से मर्जर अगर अप्रूव हो जाता है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं 8 से 9 रुपए की ईपीएस। 9 रुपए की ईपीएस का जो शेयर है वो हम बहुत गिरी हुई वैल्यूएशंस लेते हैं। वैसे इस तरीके की कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करीबन 10 से 11 की पी होनी चाहिए, लेकिन हम बड़े कंजर्वेटिव भी ले रहे हैं, मान लो 7 या 8 की भी पी लेते हैं। तो अगर हम इसको 8 की भी पी लेते हैं तो 64-65 रुपए वैल्यू होती है इसको मरे हुए केस के अंदर भी। और अब ये शेयर मिल रहा है 52 रुपए में, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा ओवर प्राइस्ड है। लेकिन ये जो इश्यू हुआ उसकी वजह से मुझे भी सदमा लगा, सेटबैक लगा। मैंने काफी इसको पढ़ा, पता लगाया, तो बट मुझे ये लग रहा है कि ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे तो जब थोड़ा ऊपर चले शेयर तब एग्जिट करे जाना। अगर जिसको डाउट है अभी भी मन में कि नहीं यार, तो ये नहीं है कि थ्रो अवे प्राइस पर बेच के निकल जाओ। ऐसा नहीं हो। मार्केट की जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है मार्केट की, मैंने देखा हुआ है। अभी जब ये शेयर भगने लगेगा ना, कोई किसी को स्टोरी याद नहीं आएगी। ये शेयर 150 रुपए हो जाए ना, कोई नहीं भूलेगा भैया क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस कॉल में पिछली में, क्या किया था शेयर, कुछ नहीं पता चलेगा। शेयर 150 रुपए होगा तो सब भूल जाएंगे हम, राइट। लेकिन खराब हो रहा है सब कुछ, सब उसकी सब चीजें खराब हमें नजर आ रही है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं किसी की क्लैरिटी नहीं कर रहा, थोड़ा सा खुद एनालिसिस करिए। मैंने केवल वीडियो में क्लैरिटी दी कि भाई आज मैंने बात की थी, ये पॉइंट्स आए थे, मेरी अभी ओपिनियन क्या है। आप रोज पूछते हो सर आपकी क्या ओपिनियन है, तो मैंने आपको पहले बताया कि उस कॉन्फ्रेंस कॉल, पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद कुछ मैंने होल्डिंग कम की है। मेरी नंबर 1 होल्डिंग नहीं है आज की डेट में मेक मनी, आपको मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, राइट। कुछ और शेयर्स भी अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको देखता जा रहा हूं, ठीक है जी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको खरीद लिया है,
कुछ शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में जो मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका था। तो सिंपल सी बात है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है जी। और अच्छे शेयर आप लेके रखिए। आपको लगता है कि नहीं यार और टूटेगा, भैया आज ही बेच दो। आपको लगता है नहीं यार मामला ठीक हो जाएगा, तो जब ठीक हो जाए तब निकल जाना। आपको लगता नहीं आपको तो स्टोरी पे भी स्टिल इंटैक्ट है, तो भैया लेके रखो 2-3 साल, आपके पैसे बन जाएंगे। तो ये स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन सब चीजों के लिए तैयार होना। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है कि क्या हाई होगा क्या लो होगा, किसी को नहीं पता। अगर ऐसा होता तो भाई साहब मुझे पता होता कि भाई इतना हाई जाएगा इतना लो है, तो फिर तो बात ही क्या थी। मैं तो अपना जो दूसरे बिजनेसेस हैं जिन काम करता हूँ सबको छोड़ के उसी में लग जाता। सिंपल सी बात है ना, क्यों सारा के सारा मेरा मोटिवेशन उधर ही चला जाता। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल ये समझाने की कोशिश की है कि क्या हमारा माइंड सेट होता है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो इन सभी बातों से जो भी आपका निष्कर्ष निकले वो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जो मेरे आपकी बातें आएंगी, मुझे आपके बारे में पता चलेगा। तो जो भी आपके अपने कमेंट्स हैं वो करिएगा, और जैसा भी आप सोचते हैं इसके बारे में, जैसी भी राय बाय सेल जो भी है वो मुझे बताइएगा, किस तरीके का सेंटीमेंट है, तो मुझे भी पता चले। सिंपल सी बात ये, तो आपके माध्यम से ही मुझे पता चलता है। हालांकि वैसे तो प्राइस सारे सेंटीमेंट बता ही देता है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब जो 8-9 रुपए की ही पी 8-9 रुपए की ईपीएस आ गई है, अगर आप 8-9 की भी पी रेशो लगा के चलोगे तो वैल्यूएशन जिस तरीके का एक्सपेंशन है, बहुत लोगों को डेप्ट के बारे में भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसीलिए राइट वाला सब सवाल वहां पे उठाया था। और आपके कोई और भी क्वेश्चंस होंगे किसी रिगार्डिंग में तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी जो है जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो दूसरी वीडियो थी वो मैं डालूंगा आपके लिए, और रेन इंडस्ट्री की भी जो दूसरी वीडियो है वो ड्यू है, उसके बारे में मैं आपको जो वीडियो है वो डालूंगा। रेन इंडस्ट्री आपको पता है वैसे 52 वीक लो पे चल ही रहा है, तो सिंपल सी बात है उसके रिजल्ट भी हैं इस मंथ के लास्ट वीक के अंदर। तो वहां पर देखने वाली बात होती है कि क्या होगा रेन के, तो उस रिजल्ट के बाद हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस चल रहा है। तो थोड़ी मैनेजमेंट कमेंट्री का भी वेट करेंगे, तो उसके बाद कोई फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम देखेंगे उसमें क्या होगा। तो बात ये है, अपना एनालिसिस करते रहिएगा, इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा जिससे कि आपको भी भविष्य में अच्छे पैसे कमाने के मौके मिले। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।